इसे किसी भी चीज को नापने का ख्याल मतलब कितना सामान्य लगता है ना। हम रोज समय देखते हैं, सब्जी तोलते हैं, दूरी का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये किलोग्राम या सेकंड आया कहाँ से? मतलब कैसे पूरी दुनिया इन इकाइयों पर सहमत हुई? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये एक तरह से सभ्यता के विकास, व्यापार और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके की भी कहानी है। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो इसी दुनिया की पड़ताल करते हैं। हाँ। ये नोट्स भौतिकी के मात्रक एवं मापन यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट विषय पर है। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि विज्ञान की ये जो बुनियादी भाषा है, ये कैसे बनी और ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में इतनी शक्तिशाली क्यों है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ती है भौतिक राशियों से, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कोई भी चीज जिसे मापा जा सके। और यहीं पर मतलब एकदम शुरुआत में ही पहला और सबसे जरूरी वर्गीकरण आता है, जो एक तरह से विज्ञान की नींव रखता है। अदिश और सदिश राशियां यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश तो काफी सीधा साधा लगता है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है या किसी चीज का वजन 5 किलोग्राम है, बस बात खत्म। बिल्कुल। अदिश राशियों में दिशा का कोई काम नहीं होता। जैसे नोट्स में दूरी, समय और आयतन के उदाहरण दिए गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि समय उत्तर दिशा में 5 बजे हैं। ये बेमतलब है। यहाँ सिर्फ कितना जरूरी है। लेकिन सदिश राशियों के साथ मामला बदल जाता है। यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी उतनी ही जरूरी है। नोट्स में एक क्लासिक उदाहरण है चाल और वेग का, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ये उसकी चाल है, एक अदिश राशि। हाँ, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रही है, तो ये वेग बन जाता है, एक सदिश राशि। यहाँ दिशा बताने से जानकारी पूरी होती है। नोट्स में बल यानी फोर्स का उदाहरण भी है, जो शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। अगर दरवाजे को 5 न्यूटन के बल से अपनी तरफ खींचने के बजाय मैं उसे उतने ही बल से दूसरी दिशा में धकेलूं, तो नतीजा एकदम अलग होगा। मतलब परिमाण वही रहा, पर दिशा बदलते ही सब कुछ बदल गया। ये वर्गीकरण वाकई भौतिकी को समझने का पहला कदम है। यही इसका सार है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजों को पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ कितना जानना काफी नहीं है, किस तरफ ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पहला स्तर हुआ। लेकिन नोट्स में एक और वर्गीकरण है जो मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगा। मूल मतलब फंडामेंटल और व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड। ये विचार कि कुछ राशियां बाकियों से ज्यादा बुनियादी हैं, ये विज्ञान को एक इमारत की तरह दिखाता है जिसकी कुछ नींव की ईंटें हैं। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ये विज्ञान की वर्णमाला की तरह है। नोट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 मूल राशियां मानी गई हैं। ये वो राशियां हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में पूरी हैं। उन्हें किसी और राशि के जरिए परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। इनमें से 3 तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लंबाई यानी मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड। लेकिन बाकी के 4 थोड़े ज्यादा टेक्निकल हैं। तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और एक है ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक कैंडेला है। सच कहूं तो मुझे हमेशा से कैंडेला सबसे अजीब लगता है। लंबाई और वजन तो समझ आते हैं, पर रोशनी की चमक इतनी बुनियादी क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है और बहुत से लोग यही सोचते हैं। इसका कारण ऐतिहासिक भी है और व्यवहारिक भी। शुरू में इसे सिर्फ मोमबत्तियों और लैंप की चमक को क्या कहते हैं मानकीकृत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि प्रकाश सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये ऊर्जा का एक रूप है और ये क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक हर चीज के लिए जरूरी है। इसे आप लंबाई, द्रव्यमान या समय के संयोजन से नहीं बना सकते, इसलिए इसे अपनी एक अलग मौलिक जगह मिली।
यह उन 7 स्तंभों में से एक है जिन पर भौतिकी की पूरी इमारत खड़ी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये 7 हमारी वर्णमाला के अक्षर हो गए, और इन अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं जिन्हें नोट्स में व्युत्पन्न राशियां कहा गया है। बिल्कुल। इन 7 मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से अनगिनत व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, जैसे क्षेत्रफल जो लंबाई गुणा लंबाई है L², या चाल जो लंबाई को समय से भाग देने पर मिलती है L/T। इसी तरह बल, घनत्व, दाब ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान की हर जटिल से जटिल राशि को इन्हीं 7 मूल राशियों के रूप में तोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रणाली है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या आती है। अगर हर देश अपनी अपनी वर्णमाला इस्तेमाल करे, मतलब लंबाई को कोई फुट में नापे, कोई मीटर में और कोई हाथ से, तो बहुत भ्रम होगा। नोट्स में कुछ पुरानी प्रणालियों का जिक्र भी है। हाँ, जैसे FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ये ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय थी, और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ये अलग-अलग प्रणालियां वैज्ञानिकों और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक ही प्रयोग के नतीजों को अलग-अलग देशों में समझना मुश्किल हो जाता था। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या किया गया? इसी समस्या को हल करने के लिए दशकों की बातचीत के बाद 1971 में भार एवं मापों पर हुए आम सम्मेलन ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया, जिसे हम SI कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ये आज विज्ञान और व्यापार की वैश्विक भाषा है, और इसके बिना बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। गलतियां जैसे? हिसाब किताब में गड़बड़ी। उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी। 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसे बनाने वाली एक टीम ने बल की गणना न्यूटन्स में की, जो कि SI मात्रक है, और दूसरी टीम ने पाउंड फोर्स में, जो इंपीरियल मात्रक है। जब ऑर्बिटर मंगल के वायुमंडल में पहुंचा तो इन गलत गणनाओं की वजह से वो बहुत नीचे चला गया और जलकर राख हो गया। $125 मिलियन, उस समय के हिसाब से अरबों रुपए, सिर्फ एक मात्रक की गलती से स्वाहा हो गए। ये तो अविश्वसनीय है। तो SI प्रणाली सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सटीकता के लिए भी जरूरी है। लेकिन एक बात है, SI प्रणाली दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, पर आज भी अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी में फुट, इंच और पाउंड का इस्तेमाल करती है। क्या ये इस वैश्विक भाषा की एक बड़ी सीमा नहीं है? ये एक बहुत ही वैध बिंदु है। देखिए, SI प्रणाली विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक नानक है, लेकिन रोजमर्रा की संस्कृति में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका में आज भी लोग अपनी ऊंचाई फुट और इंच में ही बताते हैं, पर जब अमेरिकी वैज्ञानिक नासा में काम करते हैं या अमेरिकी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं, तो उन्हें SI प्रणाली का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक तरह की दोहरी व्यवस्था है जो दिखाती है कि वैज्ञानिक मानकीकरण और सांस्कृतिक आदतें अलग-अलग गति से चलती हैं। पर इन नोट्स में SI मात्रकों को लिखने के कुछ नियमों का भी जिक्र है, जो हम अक्सर गलत करते हैं। जैसे मात्रक के प्रतीक के बाद कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि वो वाक्य के अंत में ना हो। हाँ, ये एक आम गलती है। जैसे 10 kg लिखना गलत है, सही तरीका है 10 kg। एक और नियम है कि प्रतीक को कभी बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए। 10 किलोग्राम्स के लिए 10 kgs लिखना गलत है। प्रतीक हमेशा एक वचन में रहता है, यानी 10 kg या 20 न्यूटन, न कि 20 न्यूटन्स। ये छोटी छोटी बातें वैज्ञानिक संचार में स्पष्टता और एकरूपता लाती हैं। ठीक है, यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। एक ही प्रणाली एक परमाणु के नाभिक के आकार और एक आकाशगंगा की दूरी को कैसे माप सकती है? ये रेंज तो बहुत ही बड़ी है। नोट्स में इसका जवाब SI उपसर्गों यानी प्रीफिक्सेस की एक पूरी तालिका में दिया गया है। ये SI प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत और सुंदरता है। इसका जवाब 10 की घात मतलब पावर ऑफ 10 के इस्तेमाल में छिपा है। हम मूल मात्रक के आगे एक उपसर्ग लगाकर उसे बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना सकते हैं। जैसे मिली का मतलब है 10 की घात -3 हजारवां हिस्सा, माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6 10 लाखवां हिस्सा, और नैनो का मतलब है 10 की घात -9 1 अरबवां हिस्सा। और दूसरी तरफ किलो का मतलब है 10 की घात +3
1000 गुना, मेगा 10 की घात +6 और गीगा 10 की घात +9। नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर है। वहीं एक हाइड्रोजन परमाणु का व्यास लगभग 10 की घात -10 मीटर है। एक ही सिस्टम, बस उपसर्ग बदल गया। एक ही सिस्टम में इतनी बड़ी रेंज को संभालना ये अद्भुत है। इससे हमें हर बार एक नया मात्रक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस मीटर या ग्राम के आगे सही उपसर्ग लगाकर काम चला लेते हैं। और जब हम बहुत बड़ी दूरियों की बात करते हैं, खासकर खगोल विज्ञान में, तो मीटर बहुत छोटा पड़ जाता है। हाँ। तब कुछ और विशेष मात्रक सामने आते हैं जिनका जिक्र नोट्स में, जैसे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये सुनने में समय का मात्रक लगता है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में निर्वात में तय करता है। और चूंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये दूरी भी बहुत बड़ी होती है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इस दूरी की विशालता को समझने के लिए ये सोचें कि अगर आप हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहें, तो आपको लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे। 1 लाख प्रकाश वर्ष, ये तो कल्पना से भी परे है। और नोट्स में इससे भी बड़ा एक मात्रक है, पारसेक, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। इन मात्रकों से हमें ब्रह्मांड की विशालता का सही अंदाजा लगता है। सही कहा। ये विशेष मात्रक हमें उन पैमानों पर सोचने में मदद करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत परे हैं। ये आश्चर्यजनक है, लेकिन मुझे ये विमीय सूत्र, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला वाला हिस्सा थोड़ा अजीब लग रहा है। ये MLT-2, ये सिर्फ अक्षरों का एक खेल लगता है। क्या इसका कोई असल व्यावहारिक फायदा है या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसकी असल ताकत पर चोट करता है। विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का पहचान पत्र है। ये बताता है कि कोई राशि किन किन मूल राशियों से और किस तरह मिलकर बनी है। हम द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक फायदा ये है कि हम किसी भी समीकरण की सत्यता जांच सकते हैं। वो कैसे? इसे विमीय समरूपता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस। इसका मतलब है कि किसी भी सही भौतिक समीकरण में दोनों तरफ की राशियों का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए। आप सेब और संतरे को नहीं जोड़ सकते, उसी तरह आप लंबाई और समय को सीधे नहीं जोड़ सकते। अगर आपका कोई फॉर्मूला कहता है कि दूरी = चाल प्लस समय, तो आप विमीय सूत्र से तुरंत बता सकते हैं कि यह गलत है, क्योंकि L कभी भी LT-1 प्लस T के बराबर नहीं हो सकता। यह एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अच्छा, इन नोट्स की तालिका में एक और दिलचस्प बात दिखी। कार्य, वर्क, और ऊर्जा, एनर्जी, दोनों का विमीय सूत्र एक ही है, mL²T-2। ये क्या बताता है? ये उनके गहरे आपसी संबंध की ओर इशारा करता है। भौतिकी में कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। उनका विमीय सूत्र एक जैसा होना इस मौलिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। यह दिखाता है कि विमाएं सिर्फ गणितीय औपचारिकता नहीं है, बल्कि वे भौतिकी के गहरे सच को उजागर करती हैं। ये कमाल है कि कैसे एक सूत्र mL²T-2 ऊर्जा और कार्य जैसी अलग अलग दिखने वाली चीजों को एक साथ जोड़ देता है। लेकिन ये सब कागज पर है। इस सिद्धांत को असल दुनिया में लाने के लिए हमें इन राशियों को असल में मापना पड़ता है। यहीं पर शायद इन नोट्स का सबसे व्यवहारिक हिस्सा आता है, मापक यंत्र। बिल्कुल, सिद्धांत और व्यवहार यहाँ आकर मिल जाते हैं। ये यंत्र हमारी सैद्धांतिक समझ को ठोस आंकड़ों में बदलते हैं। तो हमने बल और दाब जैसी व्युत्पन्न राशियों की बात की। क्या इन जटिल विचारों को मापने के लिए भी हमारे पास सीधे साधे उपकरण हैं? बिल्कुल। जैसे दाब को लीजिए, प्रेशर, जिसका विमीय सूत्र है mL-1T-2। ये एक व्युत्पन्न राशि है। इसे मापने के लिए हमारे पास बैरोमीटर है, जो वायुमंडलीय दाब मापता है। और जब यही दाब हमारे शरीर के अंदर हमारी रक्त वाहिकाओं में मापना हो, तो डॉक्टर्स स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन ये वही ब्लड प्रेशर मशीन है। ये सोचना दिलचस्प है कि जब डॉक्टर हमारा बीपी माप रहे होते हैं, तो वो असल में एक व्युत्पन्न राशि को माप रहे होते हैं।
नोट्स पे कुछ और भी नाम है, जैसे फैदोमीटर। हाँ, फैदोमीटर ध्वनि तरंगों का उपयोग करके सागर की गहराई मापता है। यह नौ परिवहन और समुद्री विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापता है, जो दाब के सिद्धांत पर ही काम करता है। सूची में पॉलीग्राफ भी है, जिसे हम आमतौर पर लाई डिटेक्टर के नाम से जानते हैं, और सिस्मोग्राफ भी, जो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ये दिखाता है कि मापन का ये विज्ञान हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक। यह सूची इस बात का सबूत है कि इन सैद्धांतिक राशियों बल, दाब, गति, गहराई को मापने के लिए इंसानी सरलता ने कैसे-कैसे उपकरण बनाए हैं। हर उपकरण के पीछे भौतिकी का कोई ना कोई सिद्धांत काम कर रहा होता है। तो हमने हाथ से लिखे कुछ नोट्स से शुरुआत की और भौतिकी की एक पूरी भाषा को समझा। अदिश और सदिश के भेद से लेकर 7 मूल मात्रकों तक, जो हमारे ब्रह्मांड की हर चीज को मापने का आधार हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे एक छोटी सी मात्रक की गलती अरबों डॉलर के मिशन को तबाह कर सकती है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी दिमाग ने अव्यवस्था में व्यवस्था खोजने की कोशिश की है और एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो दुनिया भर में समझी जाती है। ऐसा प्रणाली सिर्फ विज्ञान की ही नहीं, बल्कि मानव सहयोग की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में 7 मूल राशियां बताई गई हैं, लेकिन क्या विज्ञान यहीं रुक गया है? भौतिक विज्ञानी हमेशा इन बुनियादों पर सवाल उठाते रहते हैं। कुछ सिद्धांत जैसे स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहते हैं कि शायद इन 7 से भी कम और भी ज्यादा मौलिक राशियों से सब कुछ परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये खोज हमेशा जारी रहती है। क्या होगा अगर भविष्य में हमें पता चले कि जिसे हम द्रव्यमान के रूप में जानते हैं, वो वास्तव में ऊर्जा के एक विशेष रूप या किसी और भी गहरी चीज से बना है? हो सकता है कि आज की 7 मूल राशियां भविष्य के विज्ञान में व्युत्पन्न राशियां बन जाएं? ये सोचने पे मजबूर करता है कि भविष्य की ऐसा ही प्रणाली कैसी दिखेगी और हमारे ब्रह्मांड को समझने की वर्णमाला में कौन से नए अक्षर जुड़ेंगे या पुराने कौन से अक्षर शब्द बन जाएंगे।